नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज आप कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं और साथ ही आपको कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर दिखेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है आज के कारोबार में। और आज की पहली बम्पर कॉल है गोल्ड, जहां पे 29,250 के स्तर पर बिकवाली की सलाह है। 29,100 रुपये का टारगेट होगा। 29,325 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। एसएमसी कॉमट्रेड की ये कॉल है। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं आज के कारोबार में, जीरा मई वायदा, जहां पे 19,450 के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 19,700 रुपये का टारगेट होगा। 19,350 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के मौके होंगे और जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, कॉपर। और कॉपर में 363 के भाव पर बिकवाली करें। 357 का टारगेट होगा। 366 के स्तर पे आप स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये कोई महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड की बात करें अगर, तो गोल्ड की कीमतों में एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला है और आपके लिए फंडामेंटल पर नज़र रखना ज़रूरी है। डॉलर 3 हफ्ते के निचले स्तर से सुधरा है, इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कुछ दिख रहा है। बुधवार को एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग में करीब 1.5% की बढ़ोतरी हुई है और एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग बढ़कर 861 टन के करीब पहुंच चुका है। उत्तर कोरिया के मुद्दे पर तनाव से बुलियन मार्केट को हाल के दिनों में सपोर्ट मिला है और आगे भी इसकी संभावना अभी बनती हुई दिख रही है। तो ये कुछ फंडामेंटल है जिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में जब भी आप ट्रेड करें तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि क्योंकि मार्केट यहाँ पर काफ़ी हाल के दिनों में फ्लक्चुएट हुआ है, तेज़ी के बाद यहाँ पर बिकवाली का कुछ माहौल बनता हुआ दिखा है। और फिलहाल देखें तो 29,250 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है, थोड़ी सी नरमी है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1280 के नीचे मार्केट यहाँ पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो ये बुलियन मार्केट का ताज़ा हाल है और जब भी आप ट्रेड करें तो इन फंडामेंटल्स पर नज़र ज़रूर रखें। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी तनाव के हालात बनते हैं तो तनाव के हालात के बीच गोल्ड की सुरक्षित निवेश मांग बढ़ती है, जो कि पिछले दिनों हुई थी, लेकिन अब उस लेवल पर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। और हमारे साथ प्रथमेश माल्या हैं एंजल कमोडिटी के, इस पर बातचीत करने के लिए। साथी वंदना भारती एसएमसी कॉमट्रेड की एवीपी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रथमेश, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि गोल्ड कीमतों में एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि दायरे के इस बाजार में अभी बिकवाली करके चलना ही बेहतर रहेगा? हाँ जी, देखिए, मैं जो करेक्शन हुआ है मैं मान रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म करेक्शन है और एडवाइजेबल है कि जो भी डिप्स आती है उसमें बाइंग करके चले। और बिकॉज अनसर्टेनिटी जो है मार्केट्स में बनी रही है, फ्रेंच के इलेक्शन का आउटकम नेक्स्ट वीक में पॉसिबल आ सकता है बाद में। तो अनसर्टेन सिनेरियो अभी भी है, तो मैं समझता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में जो 29,180 के आसपास अगर नीचे में आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 29,050 में। ऊपर में आपको 29,400 से 500 वापस देखने को मिल सकता है। ओके, चांदी पर प्रथमेश माल्या क्या व्यू होगा आपका? चांदी में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? हाँ जी, चांदी में भी हम समझते हैं कि बाई स्ट्रेटेजी एडवाइस करना एडवाइजेबल होगा। बिकॉज चांदी जो है वो गोल्ड को ही फॉलो कर रहा है और अकॉर्डिंगली मोमेंटम भी वैसे ही ले रहा है। तो 41,500 के आसपास एंट्री बनेगी मे वाले कॉन्ट्रैक्ट में। 41,200 स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 42,000 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं चांदी में। ओके, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए 41,500 के स्तर पर बाइंग की सलाह दी गई है। 42,200 रुपये का टारगेट होगा। 41,200 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कच्चे तेल की। और क्रूड का मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी मजबूती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन बाजार कहीं ना कहीं दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। रोजाना जो उत्पादन है, हालांकि अमेरिका में फंडामेंटल पर आप नज़र रखिए। फंडामेंटल कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रूड के मार्केट के लिए, क्योंकि अमेरिका लगातार क्रूड के मार्केट की तरफ अपना फोकस बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि मई 2016 से अब तक यूएस में कच्चे तेल का उत्पादन 10% बढ़ चुका है और ये बढ़कर 92 लाख बैरल के ऊपर पहुंच चुका है। ये ओपेक कंट्रीज के लिए और नॉन ओपेक के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। और हमें जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 25 मई को
ओपेक और नॉन ओपेक की बैठक एक साथ होगी, जहां पर इस बात पर चर्चा होगी कि क्या जून के बाद भी उत्पादन में कटौती को कंटिन्यू रखा जाए। जो 18 लाख बैरल के आसपास ओपेक और नॉन ओपेक ने मिलकर उत्पादन कटौती का ऐलान किया है, क्या इसको आगे जारी रखा जाएगा, इस बात पर चर्चा होगी। उससे पहले मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से अमेरिका में स्टॉक बढ़ा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिमांड भी जनरेट हो सकती है और समर ड्राइविंग सीजन में यूएस में कुछ डिमांड बढ़ने की संभावना है। वंदना भारती, ऐसे में कच्चे तेल के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका? मृत्युंजय, अगर आज की बात करें तो मुझे लग रहा है कि गैसोलीन में जो इन्वेंट्रीज बढ़ी है उसका एक इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस पे आ रहा है। बहुत स्ट्रांग बिल्डअप हुआ है गैसोलीन में, तो उसका एक इम्पैक्ट मुझे देखने के लिए मिल रहा है। और मुझे लग रहा है जो मार्केट फोर्सेस हैं उसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका एक जो प्रीमियम है वो मिलना चाहिए यहाँ पे क्रूड को। तो अगर ओवरऑल ले तो मुझे लग रहा है कि किसी भी लेवल पे अगर 3260 3240 तक का जो रेंज आता है वहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग पोजीशन फिर से बिल्डअप किया जा सकता है। और जिस तरीके से ड्राइविंग सीजन आने वाले हैं तो उसका एक जो सपोर्ट है वो मिलेगा यहाँ पे क्रूड प्राइसेस को। डॉलर इंडेक्स अभी 100 के रेंज में है, 100 के लेवल से अभी बहुत ज़्यादा मूव नहीं दिखा रहा है। और अगर मिडिल ईस्ट या नॉर्थ कोरिया यहाँ पे टेंशन थोड़े भी मतलब गहरे होते हैं तो मेरे ख्याल से एक जो वॉर प्रीमियम होता है वो यहाँ पे क्रूड को मिलना चाहिए और प्राइसेस ऊपर की तरफ 3450 3500 तक दोबारा जा सकते हैं। तो सलाह ये रहेगी कि इंट्राडे में यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए 3260 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए यहाँ पे स्ट्रैटेजीज अपनानी हो तो उन्हें 3500 के लेवल के लिए बाय करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा उस टारगेट के लिए वो होगा 3150 का। प्रथमेश माल्या, आपका व्यू क्या है, आपका फंडामेंटल नजरिया कच्चे तेल को लेकर के क्या है? हाँ जी, हम एडवाइज ये करेंगे कि फिलहाल अगर आप 1-2 दिन के लिए स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं तो कोई भी उछाल है उसमें सेल करके चले। 3380 मई कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा लेवल पे जहाँ पे सेलिंग बन सकती है। 3430 स्टॉप रहेगा, नीचे में 3280 आपको देखने को मिल सकता है। इसमें कंसर्न वाला फैक्टर ये है कि यूएस की जो इन्वेंट्री है काफी हाई पॉइंट पे है और यही एक फैक्टर है जो स्ट्रेस कर रहा है। हालांकि जियोपॉलिटिकल प्रीमियम हालांकि क्रूड को मिलना चाहिए था, जो भी रिसेंट हुए हैं अनसर्टेनिटी बनी है, बट वो हुआ नहीं है और अकॉर्डिंगली क्रूड करेक्शन हुआ है। बट मैं ये समझ रहा हूँ कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न को लेकर अगर कोई भी क्रूड प्रोडक्शन अगर डिस्टर्ब होता है तो ही आपको उसका रिस्क प्रीमियम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इन्वेंट्री जो है हाई पॉइंट पे रहेगी और यही जो फैक्टर है वो क्रूड को स्ट्रेस कर सकता है। और एक बात यहाँ पे बताने लायक है, जैसे कि समर ड्राइविंग सीजन आ रहा है, अभी बहुत करीब है, तो अगर यहाँ से रिफाइनरी जो है वो फुल कैपेसिटी में चलती है तो ही आपको क्रूड में उछाल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा नियर टर्म पे आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है क्रूड में। हाँ, ठीक है। नेचुरल गैस के ऊपर वंदना भारती, आपका व्यू क्या होगा? क्या एनजी में आपको लगता है कि आज के कारोबार के लिए अगर ट्रेड करना हो इंट्राडे के लिए तो आधा फीसदी नीचे है मार्केट, क्या ये गिरावट अभी आपको और बढ़ती हुई दिख रही है, सेल करना चाहिए? मुझे लग रहा है मृत्युंजय की बहुत रेंज बाउंड मूव होनी चाहिए। कल काफी बढ़िया रिकवरी दिखाया था इस कमोडिटी ने और इन्वेंट्री भी शेड्यूल होती है, तो मुझे लग रहा है कि छोटे लेवल के लिए यहाँ पे सेल करना चाहिए, 205 के लिए सेल करना चाहिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो 207 रुपये 25 पैसे का होगा। तो जिनको छोटा ट्रेड करना है इंट्राडे में वो यहाँ पे एनजी में सेल करके चल सकते हैं। ओके, ठीक है। मेटल मार्केट के ऊपर आपका ओवरऑल व्यू प्रथमेश माल्या क्या होगा? क्या आपको लगता है कि मेटल का मार्केट अभी दबाव में रहने वाला है? हाँ जी, एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि जब तक अनसर्टेनिटी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स जो है रिस्क एसेट्स डंप करेंगे और सेफ हेवन की तरफ बढ़ेंगे। तो इन दैट केस बेस मेटल्स और क्रूड नियर टर्म पे दबाव में ही रहेगा। तो कोई भी बेस मेटल्स पे वैसे बाइंग एडवाइस नहीं रिकमेंडेशन में। सबसे बेस्ट पिक वैसे मैं अगेन दोबारा यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ कि कॉपर में आप सेल साइड स्ट्रेटेजी बना सकते हो। 363 के रेंज में एंटर करना चाहिए अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में सेल साइड में। 366 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में आपको 357 के नीचे काफी अच्छे मूव दिखा सकता है 352 तक के लिए। ओके, आपकी टॉपिक वंदना मेटल मार्केट में क्या होगी? मृत्युंजय, मुझे भी लग रहा है जैसा प्रथमेश कह रहा है, मुझे लग रहा है कि कॉपर में एक फॉल ड्यू है यहाँ पे और अगर टेक्निकल भी बोले तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए। तो 350 के टारगेट के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 365 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए सेल के साइड में रहना चाहिए। साथ में अगर बात की जाए जिंक की, तो जिंक पे भी मुझे लग रहा है कि कल जिस तरीके से रिकवरी आई लेकिन आज फिर से हम करेक्शन आते हुए देख रहे हैं।
मुझे लग रहा है कि स्लोली मार्केट जो है 162 160 के लेवल पे जाएगा और फिर वहां से एक हम बाइंग आते हुए देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 162 के लेवल के लिए या 161 के लेवल के लिए जिंक में एक बार सेलिंग करके चलना चाहिए। ठीक है। करेंसी मार्केट को लेकर प्रथमेश क्या व्यू है आपका? क्या डॉलर के मुकाबले रुपए में आप अभी और तेजी देख पा रहे हैं? हाँ जी, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिसेंट ट्रम्प के कमेंट्स में, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि डॉलर स्ट्रांग उनको पसंद नहीं है फर्स्ट, तो इंडिकेशन ये है कि डॉलर जो है वीकनेस की तरफ ही आने वाले सेशंस में देखने को मिलेगा। तो वहाँ से इंटरनेशनल मार्केट्स में रुपये को एक सपोर्टिंग फैक्टर मिलेगा और डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ से फैक्टर्स भी इन्फ्लोज काफी अच्छे हैं इक्विटी में। हालांकि निफ्टी में इक्विटीज में रिसेंट करेक्शन हुआ है, तो वैसे कोई चिंता की बात नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल जो है इन्फ्लोज काफी अच्छे रहेंगे और नियर टर्म में आपको 64 के टारगेट्स रुपये में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक बेहद अहम स्टोरी पंजाब में कॉटन की खेती को लेकर के, और इसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि देश में इस साल कॉटन की डिमांड सप्लाई क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले नजर मिड डे मार्केट की 3 हॉट कॉल पर। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, कॉटन की। और पंजाब में इस साल कॉटन की बुआई में ज़बरदस्त बढ़ोतरी का अनुमान है। आपको बता दें कि इस खरीफ सीजन में 50% बुआई में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है और बुआई का रकबा 4 लाख हेक्टेयर के पार जा सकता है। पिछले साल करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में कॉटन की बुआई हुई थी। और आपको बता दें कि चूंकि बुआई जो उत्पादकता है कॉटन की, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और उसका फ़ायदा किसान अब लेना चाह रहे हैं। 2016-17 में की खरीफ सीज़न में जो ईल्ड है वो 756 किलो प्रति हेक्टेयर है, जबकि 2015-16 में 200 किलो प्रति हेक्टेयर से भी कम की उत्पादकता थी। तो इसको देखते हुए किसान इस बार धान की जगह कपास को तरजीह दे सकते हैं। ऐसी संभावना यहाँ पर एक्सपर्ट जता रहे हैं कि इस बार पंजाब में कॉटन की बुआई में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है। आपको बता दें कि पंजाब में ही 2 साल पहले वाइट फ्लाई के हमले से फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हुई थी, किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के CEO। बीरेन, आप कॉटन मार्केट को लगातार ट्रैक करते हैं, क्या आपको इस बात की संभावना लग रही है कि पंजाब में इस बार एक बड़े पैमाने पर कॉटन की खेती होने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो आप कॉटन मार्केट में डिमांड सप्लाई का सिनेरियो क्या देखते हैं? पंजाब में लोगों का रुझान तो जरूर है कॉटन में, क्योंकि धान में पल्सेस में लोगों को पैसा नहीं मिला और कॉटन में बहुत अच्छा मुनाफा किसान को हुआ है। अभी थोड़ी सी दिक्कत ये एक तो टेम्परेचर की है, क्योंकि बुआई के समय ये 45 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कहीं की जगह जो कैनाल का काम हो रहा है ना, तो उसके हिसाब से पानी अभी नहीं है काफी जगह पे, तो ये में भी शॉर्ट टर्म हो सकता है। बट ये कैनाल वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाए, टेम्परेचर थोड़ा हल्का सा नीचे आ जाए, तो डेफिनेटली बुआई काफी अच्छी रहेगी। हाँ, लेकिन इसको लेकर के उम्मीद बीरेन इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि मौसम विभाग ने अपने पहले अनुमान में ये कहा है कि इस साल सामान्य मानसून रहेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो IMD ने कही है अपने पहले फोरकास्ट में, वो ये कि इस बार जो रेन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि ऐसे में खरीफ की बुआई कॉटन की बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा हो गई है? हाँ, कॉटन को वैसे भी पानी कम चाहिए। और अगर अर्ली विड्रॉल होता है, टाइमली विड्रॉल मानसून का होता है, तो वो कॉटन के लिए काफी बढ़िया रहता है। लेकिन कॉटन में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, ये 4 हिस्सा मेजर है जो 65% टोटल प्रोडक्शन देते हैं। पंजाब का प्रोडक्शन में इतना बड़ा रोल नहीं है, बट जो भी इजाफा होगा वो फायदेमंद जरूर होगा, क्योंकि वैसे भी कॉटन की सप्लाई इस साइड काफी कम है। ओके, ठीक है, शुक्रिया बीरेन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वंदना भारती, रुक करते हैं अगली कमोडिटी का। और ग्वार के ऊपर वंदना, क्या व्यू होगा आपका? जब से मानसून की खबर आई है, नॉर्मल मानसून की, ग्वार का मार्केट दबाव में है, क्या ये दबाव अभी और बढ़ने वाला है?
मृत्युंजय, कुछ कमोडिटीज होती है जो रेंज सेंसिटिव होती है और उनका रिएक्शन काफी क्विक आता है। उस दिन इतना देखने को नहीं मिला, लेकिन अभी लग रहा है कि ग्वार में थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे ड्यू है। ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि 3900 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। और मानसून अगर नॉर्मल रहा और एक्सपोर्ट के डिमांड में, अगर ग्वारगम के एक्सपोर्ट डिमांड में या जो बाई प्रोडक्ट्स है चूरी कोरमा, उसके डिमांड में बहुत ज़्यादा अगर इजाफा नहीं होता है तो प्राइसेस कहीं ना कहीं जाके 3800 3700 के लेवल पे स्टेबल हो सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल मुझे लग रहा है कि इंट्राडे या कल के तक के ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि 3900 का जो टारगेट है वो यहाँ पे आ सकता है ग्वार सीड में। और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करके रखना होगा वो 4020 का होगा, क्योंकि बहुत वोलेटाइल कमोडिटी और शार्प मूव्स इसमें आते हैं। चलिए, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। H1B वीजा पॉलिसी पर सरकार WTO जा सकती है। इस वक्त की एक बड़ी खबर सरकारी सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है कि H1B वीजा पॉलिसी पर सरकार की पूरी नजर है और इस मुद्दे पर सरकार WTO जा सकती है। यूएस ने वीजा पॉलिसी के रिव्यू के आदेश दिए हैं। एक बड़ी खबर है और इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़े हैं न्यूज रूम से। सुमित, इस खबर को लेकर के और आपके पास क्या जानकारी है? शुक्रिया मृत्युंजय। देखिए, कल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया गया था यूएस में। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने के बाद ये तय किया गया था कि अब तक जो H1B वीज़ा लॉटरी बेसिस पे अलॉट होते थे वो लॉटरी बेसिस पे अलॉट ना होकर अब उसका जो अलॉटमेंट होगा वो जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं या सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 20% के आसपास का प्रोविज़न स्टूडेंट्स के लिए भी रखा गया था। तो इस H1B वीज़ा के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होने के बाद वित्त मंत्री से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या स्टांस वो लेंगे, खास तौर से जैसे आईटी कंपनियों के लिए एक ट्रबलसम या फिर H1B वीज़ा को लेकर अमेरिकी सरकार काफ़ी टफ हो रही है, तो उनका ये कहना है कि अगर आने वाले समय में अमेरिकन गवर्नमेंट ऐसे ही अपना टफ स्टांस लेकर रखा उन्होंने और ऐसी टफ स्टांस पे मेंटेन रहे तो हो सकता है भारतीय कंपनियां या फिर सरकार जो है वो WTO तक भी जाते हुए दिखाई पड़े। दरअसल आईटी कंपनियों के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेजरली जो भी कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रेवेन्यू जनरेट करती है उन सबके लिए क्रूशियल हो सकता है। आईटी कंपनियों के लिए पर्टिकुलरली क्योंकि अमेरिका से सभी आईटी कंपनियों का मेजर रेवेन्यू आता है। इन्फोसिस करीब 60% के आसपास, TCS करीब 50% के आसपास, इवन परसिस्टेंट जैसी कंपनियां जो करीब 90% तक का रेवेन्यू यूएस मार्केट से जनरेट करती हैं। तो अगर कोई भी तरह के ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुए हैं या कोई भी तरह के ट्रबलसम बढ़ता है तो ये सिचुएशन आने वाले समय में सेक्टर के लिए दिक्कत बढ़ा सकती है और शायद इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो आगे चल के WTO तक भी अप्रोच करेंगे अगर दिक्कतें ऐसे बढ़ती रही तो। कल हमने NASSCOM से भी बातचीत की थी, उनका भी कहना है कि इस सेक्टर के लिए दिक्कत बड़ी चीज़ है, लेकिन सेक्टर अपने आप को धीरे धीरे गियर अप कर रहा है और अपनी जो डिपेंडेंसी है H1B वीज़ा के ऊपर उसे भी खत्म कर रहा है। तो ये अपने आप में एक क्रूशियल चीज़ रहेगी, लेकिन हाँ, अगर सरकार WTO जाती है तो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस गवर्नमेंट की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी, शुक्रिया सुमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें कि 85,000 H1B वीज़ा हर साल यूएस गवर्नमेंट जारी करती है, जिसमें बड़ा हिस्सा इंडिया के हिस्से आता है। तो ये कहीं ना कहीं जो बात यहाँ पर सुमित अभी बता रहे थे कि आईटी प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये खबर यहाँ पर है। चलिए, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वंदना, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि सोयाबीन में बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है, तो 3010 के लेवल पे मे कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना चाहिए। 3040 के टारगेट के लिए जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा वो 3000 का होगा। प्रथमेश, आपकी कॉल? हाँ जी, मैं रैपिड कॉल में सेल करना चाहूँगा क्रूड में 3380 के भाव पे और 3430 स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में आपको 3280 के टारगेट्स मिल सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल वंदना? मुझे कॉपर में गिरावट लग रही है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि 360 के लेवल पे भी अगर हम सेलिंग करते थे तो 350 का भाव आना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करके रखना होगा 365 रुपए का। शुक्रिया वंदना भारती आपका और प्रथमेश माल्या आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप जानिए कि शेयर मार्केट में आपके लिए कमाई के मौके कहाँ पर हैं। नमस्कार।